नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 250 प्रश्न जो कि यूपी ट्रिपल एस यूपी लेखपाल में पूछे जाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक नीति। भारत की पहली वैज्ञानिक नीति कब अपनाई गई? तो भारत की पहली वैज्ञानिक नीति संकल्प 1958, जिसका उद्देश्य था वैज्ञानिक सोच का विकास करना। ठीक है, कब अपनाई गई? 1958 को। अगला क्वेश्चन, तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर किस नीति में दिया गया? तो प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य टीपीएस 1983 में तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। ठीक है। नवाचार का दशक 2010-2020 किस नीति का लक्ष्य था? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2013 का लक्ष्य था। STIP 2020 नीति का मुख्य फोकस क्या था? ओपन साइंस फ्रेमवर्क, आत्मनिर्भर भारत और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इसका मुख्य लक्ष्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निधि कार्यक्रम का मुख्य कार्य क्या है? निधि कार्यक्रम ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित स्टार्टअप को बाजार तक ले जाना का इसका काम है। इंस्पायर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटी उम्र में वैज्ञानिक प्रतिभा को आकर्षित कर स्कॉलरशिप देना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? इंस्पायर योजना का। मानक योजना किसके लिए है? तो कक्षा 6 से 10 के बच्चों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मानक योजना चलाई गई। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023 का बजट कितना है? तो वह 6000 करोड़। चलिए आगे, पर्पल रेवोल्यूशन का संबंध। तो CSI के अरोमा मिशन, लेवेंडर की खेती, ठीक है ना, लेवेंडर जो फूल होता है उससे है इसका संबंध। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख वैज्ञानिक संस्था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1971 में हुई थी, जिसकी नोडल एजेंसी के रूप में, ठीक है ना, नोडल एजेंसी के रूप में कब हुई थी? 1971 में। भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन है CSIR, जिसकी स्थापना हुई है 1942 में शांति स्वरूप भटनागर द्वारा की गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 कौन चला रहा है? तो वो चला रहा है CDEC और IIS, जिसमें परम आवेग की स्थापना की गई। ये सुपर कंप्यूटर है हमारे इंडिया के। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सी योजना है? तो किरण और गति योजना महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजना है। भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार कौन सा है? वह शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो कि CSIR द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो कि 1998 के पोखरण ऑपरेशन शक्ति की स्मृति में मनाया जाता है। ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। 2016 में NPCI द्वारा विकसित रियल टाइम भुगतान प्रणाली कौन सी है? तो वह UPI यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। ये वही है जो हम फ़ोन पे और गूगल पे चलाते हैं। फीचर फ़ोन पर इंटरनेट के बिना *99 भुगतान ऐप क्या है? वह भीम इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है। मूल दस्तावेजों को क्लाउड पर डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए हम डिजिलॉकर का प्रयोग। दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली जो कि आधार प्रणाली है, UDI द्वारा संचालित। फिर देख लेते हैं, टोल प्लाजा पर स्वचालित टोल टैक्स कटने की तकनीक क्या है? तो ये फास्टैग है, जो कि FRID तकनीक पर आधारित है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सभी सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला ऐप है उमंग ऐप। ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। पुलिस स्टेशन को डिजिटल रूप से जोड़ने वाला नेटवर्क क्या है? वो है CCTNS। 9वीं से PG तक मुफ्त डिजिटल उच्च शिक्षा का पोर्टल क्या है? वो है स्वयं पोर्टल। वाहन पंजीकरण और लाइसेंस का केंद्रीकरण डिजिटल पोर्टल, वो है वाहन और सारथी पोर्टल। कृषि उपज मंडी समितियों का राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, वो है ई-नाम। ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा ग्रिड। भारत की नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? तो वो है CERT इन। हैकिंग और साइबर हमलों से रक्षा करती है भारत की। फिर देख लेते हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ने वाला हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क क्या है? तो वो है NKN, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क। ठीक है। संदिग्ध आतंकियों को ट्रैक करने वाला खुफिया ग्रिड, वो है नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा विकसित गूगल अर्थ जैसा स्वदेशी 3D भूस्थानिक प्लेटफॉर्म क्या है? तो वह भुवन पोर्टल। वास्तविक समय में साइबर खतरों का पता लगाने वाला मेटा डेटा स्कैनर क्या है? वो है राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र NCC। ठीक है। ग्रामीण भारत में दूरसंचार और स्वदेशी 4G 5G विकसित करने वाला केंद्र है C डॉट।
चलिए आगे देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिक और उपलब्धियाँ। भारत के मिसाइल मैन और IGMDA के जनक कौन कहे जाते हैं? वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जिन्होंने इसरो की नींव रखी वो हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल विजेता कौन है? वो है CV रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। और 28 फरवरी को जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है इन्हीं की उसमें मनाया जाता है, उपलक्ष्य में, स्मृति में। पौधों में जीवन मापने वाला क्रेस्कोग्राफ किसके आविष्कारक है? वो है जगदीश चंद्र बोस। गॉड पार्टिकल बोसोन का नामकरण किनके नाम पर किया गया? तो वो होते हमारे सत्येंद्र नाथ बोस जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तारों की संरचना और ब्लैक होल सीमा के खोजकर्ता कौन थे? होते S चंद्रशेखर। जो सीमा थी वो थी 1.44। प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन संश्लेषण हेतु 1968 नोबेल विजेता कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। भारत में DNA फिंगर प्रिंटिंग के जनक किसे कहा जाता है? तो वो है डॉक्टर लालजी सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, इन्हें जरूर याद रखना आप। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। और भारत की मिसाइल वुमेन जिन्होंने अग्नि 4 और 5 का नेतृत्व किया वो है टेसी थॉमस। भारत के बर्डमैन प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक कौन है? वो है सलीम अली। प्रमुख नाम अन्नामणि वेदर वुमन के नाम से जानी जाती है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय रसायन विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। विजय पी भटकर ये भारतीय सुपर कंप्यूटर के वास्तुकार कहे जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के और प्रशिक्षण यान देख लेते हैं हम। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1968 को और डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा की गई। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। इसरो का वर्कहॉर्स सबसे भरोसेमंद रॉकेट कौन सा है? वो है PSLV, जिसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे कि PSLV की फुल फॉर्म क्या है। भारी संचार उपग्रह को 36,000 किलोमीटर ऊपर ले जाने वाला रॉकेट कौन सा है? तो वह GSLV। ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन का तापमान क्या होता है? तो तरल हाइड्रोजन होती है -253 डिग्री सेल्सियस पर और तरल ऑक्सीजन होती है -183 डिग्री सेल्सियस पर। भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी का परिक्रमण काल कितना होता है? तो होता है 24 घंटे पृथ्वी के घूर्णन के बराबर। और ये कितने ऊपर लगाए जाते हैं? ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं भू स्थिर उपग्रह। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा है? तो वह आर्यभट्ट, जो 1975 में लॉन्च किया गया और कॉस्मोस 3M द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? तो वो है LV-M3 लॉन्च व्हीकल था इसका मार्क 3। इसकी क्षमता है लियो में 8 टन तक। ठीक है, तो कौन सा सबसे भारी रॉकेट? LV-M3। चलिए और देखते हैं। भारत के प्रमुख अंतरिक्ष मिशन। तो सबसे पहले चंद्रमा पर पानी की खोज करने वाला मिशन है हमारा चंद्रयान-1, जो कि 2008 में भेजा गया था। दूसरे नंबर पर देखते हैं, पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला मिशन मंगलयान है, जो कि 2013 में भेजा गया था PSLV C225 से। अगला मिशन है चंद्रयान-3, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की गई थी इसके द्वारा चंद्रमा पर। और उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया था? शिव शक्ति पॉइंट। और जो 23 अगस्त को ये पहुंचा था, इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। कब? 23 अगस्त को, नेशनल स्पेस डे। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन कौन सा है? तो वह आदित्य L1 पॉइंट पर स्थापित है, L1 पॉइंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन वो कौन सा है? वह गगनयान, जिसे हम व्योममित्र रोबोट के साथ परीक्षण किया गया था। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? तो वह एस्ट्रो स्टेज 2015 में शुरू हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक मिशन अंतरिक्ष क्षेत्र के नया है। चंद्रमा पर मानव को वापस उतारने का नासा का कार्यक्रम है, इसका नाम है आर्टेमिस मिशन। ब्रह्मांड की पहली आकाशगंगाओं का अध्ययन करने वाली दूरबीन कौन सी है? तो वह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जलवायु परिवर्तन और भूकंप मैपिंग हेतु नासा इसरो का रडार कौन सा है? वह निसार, जो कि इसरो प्लस नासा का है। ठीक है, दोनों की संयुक्त पहल। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जल खोजने हेतु इसरो और जापान का कौन सा मिशन है? तो वह ल्यूपैक्स मिशन। किसका? ये है हमारा इसरो और जापान का।
ब्लैक होल और पल्सर के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो वो है एक्सपोसैट, जो कि ब्लैक होल और पल्सर के ध्रुवीकरण का अध्ययन करेगा। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? तो वो है विक्रम एस। स्काईरूट एरोस्पेस ने इसे डेवलप किया है। छोटे नैनो उपग्रह को ऑन डिमांड लॉन्च करने वाला नया रॉकेट क्या है? वो है SSLVI। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को विनियमित करने वाली एजेंसी कौन सी है? वो है इन स्पेस, जो कि 2020 में आई थी। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज की तरह रनवे पर वापस लौटने वाला स्पेस शटल है? वो है RLV-TDI। ठीक है, ये चुने गए 250 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस परीक्षा के लिए। IGMDP 1983 के तहत कौन सी मिसाइल बनी? तो वो है पटना। पटना में आए थे हमारे पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल और एन से नाग और ए से आकाश। ठीक है, तो इस पटना की शॉर्ट फॉर्म है एक तरह से। 500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है? तो वो है अग्नि 5, जो कि सतह से सतह पर वार करती है। फिर देख लेते हैं हम 2.1 मैक गति वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि भारत और रूस ने मिलकर बनाई है, वो है ब्रह्मोस मिसाइल। दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर आधारित एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है हमारी? वो है नाग, जो कि हेलीकॉप्टर संरक्षण, इसका हेलिना है। ठीक है, जो हेलीकॉप्टर संस्करण है इसका, उसका नाम है हेलिना। हवा से हवा में मारने वाली स्वदेशी मिसाइल है? अस्त्र दृश्य सीमा से परे मारती है ये। हवा में अपना रास्ता बदलने में सक्षम अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? बैलिस्टिक, वो है प्रलय, जो कि हवा में अपना रास्ता बदल देती है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, वो है रुद्रम, दुश्मन के रडार नष्ट करने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है? वो है INS अरिहंत, जो कि पहली स्वदेशी पनडुब्बी है। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी विमान भागपोत INS विक्रांत। दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान सिंगल इंजन है जिसमें, वो है तेजस, LAC बोलते हैं इसे। 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाली स्वदेशी लॉन्चर है, जिसका नाम है पिनाका। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी GPS का स्वदेशी विकल्प जो 7 उपग्रहों पर आधारित है, वो है हमारा नाविक, जो कि इंडिया का ही है। भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की आर्टिलरी गन कौन सी है? तो इसका नाम है धनुष तोफ, देसी बोफोर्स बोलते हैं इसे हम। 400 किलोमीटर की दूरी से हमले रोकने वाली रूस वायु रक्षा प्रणाली है, वो है S-400 ट्रायम्फ। ठीक है, ये ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज हुई थी अभी। फ्रांस से खरीदा गया 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान कौन सा? वो है हमारा राफेल। ठीक है, कौन सा? राफेल। कहाँ से खरीदा है? फ्रांस से। अमेरिका से खरीदे गए भारी मालवाहक और लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन से है? वो है चिनूक और अपाचे। हवा में ही रॉकेट नष्ट करने वाली इजराइल रक्षा प्रणाली कौन सी है? वो है आयरन डोम, जो कि हवा में ही रॉकेट नष्ट कर देती है। अब देख लेते हैं परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। भारत परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के बार्क की स्थापना किसने की? तो 1954 में डॉक्टर होमी भाभा ने की थी। कहाँ की थी? ट्राम्बे, मुंबई में की थी। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 1974 में, जिसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, और ये पोखरण राजस्थान में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1998 के दूसरे परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? उसका था ऑपरेशन शक्ति। तो ये स्माइलिंग बुद्धा का हुआ था, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। और ये ऑपरेशन शक्ति, ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिक विखंडन, जिसमें यूरेनियम 235 टूटता है। ठीक है, अब देख लें आगे क्वेश्चन। सूर्य की असीमित ऊर्जा और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत क्या है? तो वह नाभिक के संलयन, जो कि हाइड्रोजन जोड़कर हीलियम बनाते हैं, जिसके 2 हाइड्रोजन के तत्व मिलकर हीलियम बनाते हैं। नाभिक के रिएक्टरों में नियंत्रण के रूप में क्या यूज किया जाता है? तो वह कैडमियम या बोरॉन की छड़ें, जो कि न्यूट्रॉन सोखने हेतु इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना व्यावसायिक परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो वह तारापुर, महाराष्ट्र में, जो कि अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया। रूस के सहयोग से स्थापित सबसे बड़ा परमाणु प्लांट, तो वह कुंडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में, किसके सहयोग से? रूस के, रसिया के सहयोग से स्थापित किया गया। भारत में थोरियम की विशाल भंडार कहाँ है? केरल, उड़ीसा के तट की मोनोजाइट रेत में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नवीनीकरण एवं भविष्य की ऊर्जा। तो सौर और बैटरी। सौर सेल के निर्माण में मुख्य रूप से किस अर्धचालक का उपयोग होता है? तो वो है सिलिकॉन।
इलेक्ट्रॉनिक वाहन में प्रयुक्त बैटरी जिनके भंडारण जम्मू कश्मीर में है वो लिथियम आयरन बैटरी होती है। ठीक है। अंतरिक्ष सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारा हरियाणा जो कि गुरुग्राम में है, और ये भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल थी। जैव ईंधन पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का वर्तमान लक्ष्य E20 कितना है? तो 20% गन्ने या मक्के से प्राप्त जो इथेनॉल होता है वो पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य है। बायोगैस गोबर गैस की मुख्य गैस कौन सी है? तो वह मीथेन जो कि 50 से 70% और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है बायोगैस। चलिए आगे देखते हैं हाइड्रोजन और भविष्य। शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला भविष्य का स्वच्छ ईंधन कौन सा है? तो वो है ग्रीन हाइड्रोजन, जल के इलेक्ट्राइड से बनता है जो कि। फ्रांस में निर्माणाधीन दुनिया का सबसे बड़ा नाभिक संलयन रिएक्टर कौन सा है? तो वो है ITER इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एरोमेटल्स रिएक्टर। ठीक है, क्या है? ITER इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सेलरोमीटर रिएक्टर जिसका नाम फुल फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं महासागर के गर्म और ठंडे पानी के तापांतर से बिजली बनाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है OTEC ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। उभरती प्रौद्योगिकी IT और साइबर नेटवर्क देख लेते हैं। AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कौन है? तो वह भारत के अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी। ठीक है। बिना मानव हस्तक्षेप के उपकरणों का इंटरनेट नेटवर्क कौन सा? IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या? टीवी फ्रिज आदि को हम इंटरनेट से ही जोड़ सकते हैं। वह विकेंद्रीकृत डिजिटल वही कहा था जिसे हैक करना असंभव था, वो है ब्लॉकचेन, जो कि बिटकॉइन जो है वो इसी पर आधारित है। इसको क्या है? ब्लॉक करना और हैक करना असंभव है। 5G नेटवर्क किस फ्रिक्वेंसी बैंड का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं मिलीमीटर वेव, जो कि 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है जिसकी स्पीड। ठीक है। वाईफाई से तेज प्रकाश तरंगे LED का उपयोग करने वाली संचार तकनीक है लाईफाई। ये वाईफाई से तेज होती है। पारंपरिक बिट्स 0 1 की जगह क्यू बिट्स का उपयोग कौन करता है? तो वह क्वांटम कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब के अंदर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली परिवहन प्रणाली क्या कहलाती है? वो कहलाती है हाइपर लूप। भविष्य की तकनीकी मेटावर्स से न्यूरोलिंक तक देखते हैं। वास्तविक दुनिया तक डिजिटल ग्राफिक्स सुपर इम्पोज करना क्या कहलाता है? ऑगमेंटेड रियलिटी, इसे बोलते हैं AR। हैंडसेट द्वारा 1000% कंप्यूटर जनित कृत्रिम दुनिया में प्रवेश जिसे कहते हैं VR वर्चुअल रियलिटी। ठीक है। इसमें क्या कंप्यूटर जनित कृत्रिम दुनिया बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट सर्वर पर डाटा स्टोर करना क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारा जो डाटा है वो साइट पर सेव हो जाता है, इंटरनेट पर ही। कोई वो नहीं चाहिए मेमोरी जिसे हमें लेकर घूमना पड़े। ब्लॉकचेन पर आधारित इंटरनेट की तीसरी विकेंद्रीकृत पीढ़ी वह वेब 3.0। अगला क्वेश्चन, भौतिक वस्तु जैसे स्मार्ट सिटी का रियल टाइम आभासी मॉडल वह डिजिटल ट्विन कहलाता है। मानव मस्तिष्क को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने वाली तकनीक तो वह BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जो जिसका उदाहरण है न्यूरोलिंक। ठीक है। डाटा को केंद्रीय सर्वर की बजाय डिवाइस के पास ही प्रोसेस करना क्या कहलाता है? एज कंप्यूटिंग कहलाता है। रोग पैदा करने वाले जीन को हमेशा के लिए स्विच ऑफ करना तो वह जीन साइलेंसिंग। इसमें क्या है? हम कोई भी जीन है जिससे रोग हो रहा है उसे हमेशा के लिए स्विच ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी सूक्ष्म पैमाने नैनो स्केल पर आधार क्या है? तो वह 1 से 100 नैनोमीटर। कार्बन परमाणु की 2D परत जो स्टील से 200 गुना मजबूत होती है वो क्या कहलाती है? ग्रेफीन। ये कार्बन परमाणु की एक तरह की 2D परत होती है जो स्टील से भी 200 गुना मजबूत होती है, ग्रेफीन होती है। बेलनाकार ग्राफीन परतों से बने नैनो ट्यूब जिसका वजन बहुत हल्का होता है वह कार्बन नैनो ट्यूब्स। मानव निर्मित नैनोकण जो आकार के आधार पर रंग बदलते हैं वो क्वांटम डॉट्स होते हैं जो QLED टीवी में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला नैनो यूरिया तो पहला नैनो यूरिया किसने बनाया था? भारत के IFFCO ने। ठीक है। कार्बन 60 परमाणु वाला फुटबॉल के आकार का अणु है फ्लोरीन, जो कि कार्बन 16 बोलते हैं जिसे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा में नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अनुप्रयोग क्या है? तो वह लक्षित दवा वितरण। सामग्री को काट कर छोटा करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो वो होती है टॉप डाउन दृष्टिकोण। तो चलिए आगे देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी और मूल सिद्धांत। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन, वह आणविक कैंची जो DNA को काटने या जोड़ने में काम आती है तो बोलते हैं क्रिस्पर Cas9। अगला क्वेश्चन, शरीर की मास्टर कोशिकाएं जो किसी भी अंग का रूप ले सकती है तो
वो होती है स्टेम सेल, मूल कोशिका। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक, जिसमें भ्रूण लैब में फर्टिलाइज होता है, तो उसे IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। भारत में व्यावसायिक रूप से स्वीकृत एकमात्र GM फसल है, तो वह है BT कॉटन, की जो कि कीट प्रतिरोधी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की प्रचुरता के लिए विकसित GM फसल है, वह है गोल्डन राइस। दुनिया का पहला क्रोन स्तनधारी जीव है डॉल भेड़, ठीक है, 1996 में यान बिलमुर द्वारा ये बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेचक के टीके की खोज, इम्यूनोलॉजी के जनक, ये हमारे एडवर्ड जेनर। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने खोजा, वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1928। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेटेंट, नए वैज्ञानिक उत्पादों के लिए पेटेंट की वैधता क्या है, होती है 20 वर्ष। भारत में सदाबहारकरण की अनुमति है, नहीं, ये धारा 3B के तहत नोटिवस केस है, ठीक है। कॉपीराइट, किताबें, संगीत और सॉफ्टवेयर कोड की सुरक्षा की अवधि क्या है, लेखक का जीवन काल और प्लस 60 वर्ष, ठीक है, जब तक जिंदा होता है लेखक, जब तक, और उसके 60 साल बाद तक कॉपीराइट रहता है। कॉपीराइट का अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ये बर्न कन्वेंशन में हुआ था। अब देखते हैं ट्रेडमार्क, ब्रांड के लोगो या नाम की सुरक्षा की अवधि तो 10 वर्ष तक होती है, लेकिन अनिश्चित काल तक नवीनीकृत संभव, मतलब इसे हम चेंज कर सकते हैं अनिश्चित काल से। कोका कोला के फॉर्मूले की सुरक्षा किस श्रेणी की है, तो वह ट्रेड सीक्रेट है एक तरह का, बिना सरकारी पंजीयन के गुप्त रखा जा सकता है, जैसे GI टैग या बायो पायरेसी। तो विशिष्ट भौगोलिक उत्पादों के GI टैग्स की वैधता 10 वर्ष है। प्रथम जो है दार्जिलिंग चाय को दिया गया था 2004 में GI टैग। बिना अनुमति पारंपरिक ज्ञान नीम हल्दी का पेटेंट कराना क्या है, बायो पायरेसी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। डिजिटल अधिकार और साइबर खतरे, तो किस फैसले ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, तो अनुच्छेद 21 द्वारा माना जाता है, वह पुट्टा स्वामी फैसला 2017 में आया था। फिर देख लें, केरल हाईकोर्ट ने 2019 में किस अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था, वह इंटरनेट एक्सेस का अधिकार। तो किसने, केरल हाईकोर्ट ने। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा सभी वेबसाइटों को समान गति देना, इसे कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। वह इनक्रिप्टेड इंटरनेट जिसे सामान्य सर्च इंजन नहीं ढूंढ सकते, तो वो होती है डार्क वेब्स, जिसके लिए हम टॉर ब्राउजर का यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीयों का डाटा भारत में स्टोर करना क्या कहलाता है, डेटा स्थानीयकरण, डेटा लोकलाइजेशन। अगला क्वेश्चन, डाटा इनक्रिप्शन कर बिटकॉइंस में फिरौती मांगने वाला मेलवेयर कौन सा, तो वह रैनसमवेयर, इसमें फिरौती मांगी जाती है। बैंक के नाम से नकली ईमेल भेजकर पासवर्ड चुराना क्या कहलाता है, वो फिशिंग कहलाता है। AI द्वारा बनाया गया अत्यंत यथार्थवादी फर्जी वीडियो, वो क्या होता है, उसे हम डीप फेक कहते हैं, जिसमें हम पहचान नहीं पाते हैं असली है नकली। सॉफ्टवेयर में अज्ञात सुरक्षा की खामी जिसका हैकर्स फायदा उठाते हैं, वह जीरो डे वनरेबिलिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो लास्ट है हमारा, सहमति के बिना किसी की निजी जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक करना डॉक्सिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे 250 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं जो लेखपाल में जरूर पूछे जा सकते हैं इनमें से। तो एक तरह का ये रिवीजन था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो इसलिए जल्दी जल्दी हमने 250 क्वेश्चन देख लिए, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।